हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रियेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 3 अक्टूबर और हमारी क्लास स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए चलाई जा रही है। तो जो स्टूडेंट्स एसएससी मेंस में अपेयर होने वाले हैं उनको इस क्लास से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको स्कोर इंप्रूव करने में भी हेल्प मिलेगी। राइट, तो आज की डेट 3 अक्टूबर है। कल आपको 3 सवाल पूछे गए थे। पहला था महाराष्ट्र से कि बिडकिन या बिल्किन इंडस्ट्रियल एरिया किस जगह पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया, डेडिकेट किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर भी स्पेसिफिकली बात करें तो मराठवाड़ा रीजन है, वहां पर इसका इनोग्रेशन हुआ है। ये सब क्यों किया गया है? बिकॉज हम सभी जानते हैं भारत में क्या बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक कार्यक्रम है जिसमें कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जो डीएमआईसी है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसी के पार्ट के तौर पर बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया गया है। ये हम क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो मराठवाड़ा रीजन है स्पेसिफिकली, वहां पर इंडस्ट्रीज का सेटअप अधिक से अधिक हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हमें हेल्प मिले। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है और इसी को पूरा करने के लिए हाल ही में किया गया है। अच्छा, आप एक आपने सुना होगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, यानी भारत में कुछ हमें ऐसे उत्पाद बनाने हैं जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारा इंपोर्ट को हम रिप्लेस कर पाए। तो सेम गवर्नमेंट का विजन है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी हम भारत के लिए तो बनाए, हम अपने लिए तो खुद के लिए, हमारे कंजम्पशन के लिए, हमारे उपभोग के लिए तो वो चीजें बनाए जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बट ऐसा हो कि हम इतना सरप्लस प्रोडक्शन करें कि उसे एक्सपोर्ट भी करें फॉर दी अदर कंट्रीज। इसी का नाम है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विजन है, एक दृष्टिकोण है, ऑब्जेक्टिव है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। और ये तब कब, और ये हम कब कर पाएंगे? जबकि हमारे पास एक्स्ट्रा और सरप्लस प्रोडक्शन होगा कमोडिटीज का। और उसी को अचीव करने के लिए अलग अलग इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी और उसी के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। राइट। सेकंड क्वेश्चन था आपके लिए कोर सेक्टर इंडस्ट्री, यानी आपने कई बार सुना होगा कि हमारे भारत में अलग अलग, हमारे देश में, हमारे राज्य में अलग अलग इंडस्ट्रीज है। एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, लार्ज इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कोर एरिया जैसे हैं, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका की इकोनॉमी के अंदर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी उसका गुणक अ, गुणक क्या होता है, उसका इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए इन इन इंडस्ट्रीज, यानी 8 इंडस्ट्रीज हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। 8 इंडस्ट्रीज में अगर मान लीजिए इनका ग्रोथ होती है तो क्या होगा, इकोनॉमी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और इनमें नेगेटिव ग्रोथ होती है, यानी इसका इनका प्रोडक्शन लेवल डिक्रीज होता है, तो कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। इसे बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है। अगर मान लो कच्चा तेल का प्रोडक्शन या उसकी प्राइस, प्रोडक्शन कम होता है, उसका इंपोर्ट कम कर पाते हैं या उसकी प्राइस बढ़ जाए, और उससे क्या होगा, मान लो कोई कंपनी है जो कि बनाती है, ऑटोमोबाइल बनाती है, बाइसाइकिल बनाती है, कार बनाती है। अब क्या होगा, जिस प्लांट में वो बन रही है वहां से लेकर के हमको किसी और प्लेस पर लेकर जाना है, शोरूम तक, तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो जाएगा पहला। इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर है उस पर भी कहीं ना कहीं चार्जेस भारी पड़ेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो जैसे क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उससे कई सारे उत्पाद बनते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं। राइट। इसका क्या होगा, अगर इसकी प्राइस में, कच्चे तेल की प्राइस में अगर बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है, तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्टली इंपैक्ट होगा इकोनॉमिक आउटपुट पर। राइट। तो अब थोड़ी हम बात करते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज की। ये इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? ये 8 महत्वपूर्ण उद्योग हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? सीक्वेंस ये नहीं, सीक्वेंस दूसरा है। जैसे कोल, सीमेंट, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर और स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी अब ये जो नाम आप पढ़ रहे हैं, 8 नाम, अगर आप थोड़ा भी अज्यूम करेंगे, थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सोचेंगे, तो आपको लग जाएगा आइडिया कि ये वो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, अगर जिनमें इनमें कुछ बदलाव होगा तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा और एज ए पर्सन भी हमको इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है, यही बोला गया है इसके अंदर। अगर मान लीजिए इन इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रोथ रेट है वो बढ़ती है, वृद्धि दर बढ़ जाती है, तो क्या होगा, इकोनॉमी अच्छा आउटपुट शोकेस करेगी। वही अगर हम बात करें इस इन इंडस्ट्रीज के अंदर आउटपुट जो है, प्रोडक्शन है, वो कम होता है। और एक इंडेक्स है इसका, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी, जो कि सीएसओ जारी करता है हर माह, तो उसके अंदर भी हमें इनका वेटेज देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 40% से भी ज्यादा। इसमें आईआईपी में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी सभी उद्योगों के लिए सूचकांक जारी होता है और उसमें 40% से वेटेज ज्यादा किसको मिला हुआ है? इन 8 उद्योग को। अब जैसे हमारे लिए काम की बात क्या है, हमारे लिए काम की बात है इन 8 उद्योग की सीक्वेंस। सवाल आपसे पूछा गया था कि 8 कोर इंडस्ट्रीज में पहला रैंक किसका है।
पहला सेकंड हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी का है, तीसरा हमने पढ़ा स्टील का है, फोर्थ कोल का, बट पहला किसका, पहला है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, यानी पेट्रोलियम से बनने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो आते हैं हमारे पहले प्लेस पर। लगभग 28% के आसपास इनका वेटेज है इस कैटेगरी, 28 नहीं शायद 77, जो कुल हमारा 100% माने इसको, उसमें 18% 28% के आसपास रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हमारे आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आती है ऑलमोस्ट 18 to 19% के आसपास। क्लियर? तो क्या बोलते हैं, हमने पढ़ लिया है इसका क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी गुणक के रूप में इसका प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए इन इंडस्ट्रीज के अंदर 1% की ग्रोथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर भी इसका रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है अलग अलग सेक्टर के अंदर। जो कुल इसका सीक्वेंस होगा, ये हमने बात कर ली पहले। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, यानी 8 महत्वपूर्ण उद्योग हैं, इनका आईआईपी है। आईआईपी क्या बोलते हैं, आईआईपी होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी क्या होता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो है हर महीने एक सूचकांक जारी करता है, जो ये बताता है कि क्या आईआईपी के अंदर उल्लिखित जो उद्योग हमारे, इनमें बढ़ोतरी, इनके प्रोडक्शन लेवल में इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, आईआईपी के अंदर कुछ माइन्यूट सा डिक्रीज देखने को मिला, ऑलमोस्ट 1.8%। कितना? 1.8%। इसीलिए हमने ये पढ़ा है टॉपिक कि हम आईआईपीज क्या हैं और 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या हैं, राइट। अच्छा, इसके अंदर मेन बात रह गई है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनका हमने पहले पढ़ा था यहाँ पर कि इस प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, बट सीक्वेंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा। इसके ट्रिक अगर देखना चाहें, मतलब याद करने का तरीका, शुरुआत की 4 याद कर लीजिए और लास्ट के 2 याद कर लीजिए, इससे आपका काम बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर शुरू की बात करें तो रेस कोल, किस तरह याद करें, मतलब रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील और कोल, 4 आपने याद कर लिए। और ध्यान रखिएगा अंतिम 2 ही याद करेंगे तो भी उससे काम हो सकता है, जैसे कि सीमेंट और फर्टिलाइजर। क्या होगा? सीमेंट और फर्टिलाइजर। इस तरह से आप ट्रिक बनाकर याद करें, कोई छोटा तरीका, जिससे कि आपकी 8 इंडस्ट्रीज हैं वो अलाइन कर पाए। अगर आपको लास्ट की 2 याद है और शुरुआत की 4 याद है, तो उससे सीक्वेंस बना सकते हैं आप, ठीक है। यही सारी बात इसके अंदर बोली गई है। थर्ड सवाल पूछा गया था आपसे कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जो है, ये किसने लॉन्च किया है। तो देखिए मित्रों, एक हमारे पास वेव प्रोग्राम होने वाला है, वेव समिट, ठीक है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ऐसे कुछ नाम से इसका वेव समिट है, जो कि फैब के अंदर, फैब 2025 में भारत में इसका आयोजन होने वाला है। तो इसी के तहत क्या है, आप सभी जानते हैं जो ऑडियो विजुअल सेक्टर है हमारा, ये काफी क्रिएटिव और इनोवेटिव है। मतलब क्या है कि इसमें किसी को म्यूजिक बनाना है, कोई 3D इमेजेस बनानी है, कार्टून बनाने, तो कहीं ना क्रिएटिव पार्ट आता है किसी किसी भी व्यक्ति के ब्रेन का। तो इसी को शोकेस करने के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, यानी इसको इसी क्षेत्र के अंदर एक्सेल करने के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1, इसका पहला सीजन जो है वो हाल ही में शुरू हुआ नई दिल्ली के अंदर। कब हुआ था? ये हुआ था 22 अगस्त 2024 को। क्यों कर रहे हैं, हम जानते हैं अगले वर्ष फरवरी के अंदर वेव समिट हमारे भारत में होने वाली है, ठीक है। इसका नाम पूरा देख लीजिए आप, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जो कब होगी, ये होगी फरवरी 2025 में। ये प्लेस जब न्यूज में आएगा तो हम पढ़ लेंगे। और जिस प्रकार हमने पढ़ा था मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, वैसे ही प्रधानमंत्री जी का विजन है डिजाइन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, यानी हम हमारे लिए बनाए, डिजाइन करें किसी प्रोडक्ट को और विश्व के लिए भी उसको डिजाइन करें, मतलब उसको एज ए सर्विस भी हम एक्सपोर्ट कर पाए। ये सारी बात बोली गई यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज आती है इसमें, और दूसरा कंपोनेंट क्या है कि जो गेमिंग पार्ट है हमारा, 3D की हम बात करें, 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो गेमिंग के अंदर आते हैं, फिल्म मेकिंग के अंदर आते हैं। कहीं ना कहीं क्रिएटिव और इनोवेटिव सेक्शन है, और इसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारे पास अलग अलग लोग आगे आए, जॉब क्रिएट करें, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। और इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो 114वां मन की बात कार्यक्रम था, उसमें इन्होंने तो लोगों से अपील की है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। जो वेब प्लेटफॉर्म है वहां पर जाके अपनी सबमिशन दे सकते हैं। ये कब होगा? 5 से लेकर 9 फरवरी 2025 को होने वाला है। और ये किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। देखिए, जो भी आप न्यूज यहाँ देखते हैं तो ये बहुत ऑथेंटिक सोर्स से ली जाती है, जैसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेसेस है, डीडी न्यूज है। तो आप इनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में बिल्कुल कंफर्म रहिएगा। और अगर हमारी क्लास आपको पसंद आती है, जो कंटेंट तो दिया जा रहा है आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज क्लास को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, उनको भी इसका लाभ लेने का अवसर प्रदान करें आप, राइट। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन आपके कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रूज भारत मिशन। हाल ही में क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के द्वारा क्या हुआ है, क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है क्रूज भारत मिशन एमिंग टू बूस्ट
क्रूज टूरिज्म इन इंडिया टू 1 मिलियन पैसेंजर। मतलब अगले 5 साल के लिए प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें हम चाहते हैं कि अगले 5 वर्ष यानी 2029 तक, 2019 तक जो क्रूज सर्विस है उसमें हम कितने पैसेंजर को अकोमोडेट कर पाए? 1 मिलियन, 10 लाख लोग जो है इससे यात्राएं करें। पहला, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है पहला। द क्रूज इंडिया मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द 3 phases इन नेक्स्ट 5 years। देखिए 5 साल का तो बता दिया आपको मैंने कि 1 अक्टूबर से यानी 1 अक्टूबर से लेकर के 2024 शुरू हो रहा है नेक्स्ट 5 years के लिए। क्लियर? तो 5 साल चलेगा और 3 फेज में होगा। बिल्कुल सही बात, 3 फेज के अंदर होगा। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होता है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड विल राइज टू 4 lakhs बाय दी फाइनल फेज। यानी तीसरा जो चरण होगा इसका, थर्ड फेज होगा, जो 2019 में कंक्लूड होगा। मतलब पहला फेज चलेगा 2024 से 25 तक, सेकंड चलेगा 25 से 27 तक, और थर्ड फेज चलेगा 27 से 29 तक। तो जो थर्ड फेज एंड होगा तब तक हम 4 लाख जॉब जो है इससे जनरेट कर रहे होंगे, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बिल्कुल सही बात है ये। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें तीनों ऑप्शन होने चाहिए, तो ऑप्शन सी है 1, 2 एंड 3। क्लियर? इस तरह की होती है क्रूज। जो नहीं जानते हैं वो देख लें एक बार, क्रूज जो है इस तरह की होती है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज जो है सर्बानंद सोनोवाल जी, इनका नाम खूब बार पढ़ चुके हैं, पोत पत्ता ने, जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा हाल ही में इसको इनोग्रेट किया गया है। कहां से? महाराष्ट्र से, मुंबई पोर्ट से। एक क्रूज जिसका नाम है एम्प्रेस, या याद रखिएगा एम्प्रेस क्रूज शिप है, वहीं से इसका इनोग्रेशन हुआ, इसको लॉन्च किया है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पास, जो आप सभी जानते होंगे, हमारे पास इतनी सारी नदियां हैं, तो हम सरकार चाहती है कि जो इनलैंड वाटरवे यानी आंतरिक जल मार्ग है उन पर भी क्रूज शिप हम चलाएं। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा। जो हमारा क्रूज वाला सेगमेंट है, इस इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा, ऐसा सरकार का मानना है। तो 3 चरण के अंदर पूरा होगा ये चलेगा 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2029 तक। ठीक है? तो 3 फेज होंगे। फर्स्ट फेज के अंदर क्या होगा? देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही फेज में सारा काम हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज में क्या होगा? हम स्टडी करेंगे, हम प्लान प्रिपेयर करेंगे, और साथ साथ जो हमारी एडजोनिंग कंट्रीज है यानी आसपास के देश है, जैसे कि बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, उनसे भी हम कंसल्टेशन करेंगे, उनके साथ अलायंस बनाएंगे, नहीं समझौते करेंगे, ग्रुपिंग बनाएंगे, जिससे कि हमारा जो क्रूज सेगमेंट है इसको हम बूस्ट कर पाए। सेकंड चलेगा फेज। देखिए यहाँ पर डेट वगैरह भी थी, डेट आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है 3 फेज में होगा। और सेकंड फेज में क्या होगा? हम डेवलप करेंगे नए क्रूज टर्मिनल्स। ये क्या होते हैं? जिस प्रकार से आप जानते हैं रेलवे के लिए, रेलवेज के लिए प्लेटफॉर्म होते हैं, मेट्रो के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, बस के लिए बस डिपो होते हैं, उसी प्रकार से इनको डेवलप करना है। उसके लिए हमें चाहिए टर्मिनल्स, मरीनास और डेस्टिनेशन चाहिए, उनको डेवलप करेंगे नेक्स्ट फेज में। और अंतिम फेज में क्या करेंगे? जो भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर आने वाले सभी क्रूज सर्किट है उनको हम इंटीग्रेट करेंगे। यानी जैसे मान लीजिए भारत में चल रहा है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, इन सभी एरियाज में आने वाले जितने भी क्रूज जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं अंतिम फेज के अंदर। अब ये कुछ टारगेट है। टारगेट किस प्रकार से, यही से सवाल बन सकता है आपके लिए। पहला तो है, हम चाहते हैं कि जो सी क्रूज पैसेंजर है यानी समुद्र से क्रूज शिपमेंट आती है, उसमें पैसेंजर हमारे कितने हो? 1 मिलियन, 10 लाख पैसेंजर तक हम पहुंचा दे। कब तक? बाई द एंड ऑफ थर्ड फेज इन 2019। दूसरा, क्रूज सी कॉल्स जो है कितनी हो? 200, 500 तक पहुंच जाए। नेक्स्ट आपके लिए रिवर से, या जो मतलब नदी से यात्रा करने वाले क्रूज पैसेंजर है, उनकी संख्या कितनी हो जाए? 15 लाख। समुद्र से होने वाली संख्या कितनी होगी यात्रियों की? 10 लाख। और नदी से होने वाली यात्रियों की संख्या होगी 15 लाख बाई दी एंड ऑफ फेज थर्ड। ठीक है? जो नदी पे बनने वाले क्रूज टर्मिनल है वो कितने हो जाए? 50 से बढ़कर 100 हो जाए, ये तो सरकार का मानना है, इतना ऑब्जेक्टिव हमारा। अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल की, अभी वर्तमान में कितने, एक या दो ही है, तो बढ़ाकर हम चाहते हैं इन लोग कितना पहुंचाए? 10 बना दें, जिससे क्या होगा? इंटरनेशनल जो भी शिपमेंट आ रहे हैं वो भी यहाँ पर डॉक कर पाए और टूरिज्म एक्सपेंड करे हमारा। जो मैरिनास है वो बढ़े। और ध्यान रखिएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो बाय द एंड ऑफ थर्ड फेज इन द ईयर 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू जनरेट अबाउट 4 लाख एम्प्लॉयमेंट अंडर दी क्रूज भारत मिशन। क्लियर? नेक्स्ट आपके लिए न्यूज आती है द सारथी 1.0। हाल ही में आपको बताना है किस विभाग के द्वारा सारथी 1.0 इनिशिएटिव है, इस नवी की पहल है, इसको शुरुआत की गई है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ये सारे विभाग जो है केंद्रीय सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स विधि कार्य विभाग, और फोर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो राइट आंसर जो होगा वो इसका ऑप्शन डी होगा। उसकी वजह क्या है? सारथी का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो कि आपको राह दिखाए। ठीक है? तो जो ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इसका ऐसा मानना है कि कुछ सरकार के द्वारा कानून लाए गए हैं जिसके बारे में सब लोगों को जानकारी दी जाए। जिससे क्या होगा? जैसे कि हमारे
जो अंडर सर्व्ड या अंडर प्रिविलेज सेक्शन हमारे, जो मतलब ऐसे वंचित वर्ग समाज की जिनको की लीगल नॉलेज नहीं है, उनको उनके बारे में उनके लिए चलाए गए अलग अलग अधिनियम कानून जो एक्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं, उसके लिए कैंपेन चलाना, सेमिनार आयोजित करना, ये सारा काम किसका होगा, सारथी 1.0 के तहत किया जाएगा। अब थोड़ी बात करते हैं तो होता क्या, देखिए इसके अंदर एक संस्था है हमारी नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना होती है इन दी ईयर 1987। 1987 में नालसा एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना होती है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके द्वारा और जो विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दोनों ने एमओयू साइन किया। एमओयू क्यों किया है, इनका ऑब्जेक्टिव है, ये चाहते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस, आम लोगों में जो जागरूकता है उसको बढ़ाया जाए रिगार्डिंग किसके, रिगार्डिंग दी वेरियस एक्ट्स रूल्स एंड स्कीम्स, यानी जो भी हमारे मार्जिनलाइज यानी हाशिए पर स्थित परिवार हैं, समुदाय हैं, वो वल्नरेबल सेक्शन यानी ऐसे जो कि सुभेद्य सेक्शन है, महिलाएं होगी, वृद्धजन है, दिव्यांग है, और ऐसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के क्लासेस के अलग अलग लोग हैं, उनके कल्याण के लिए चलाए जाने वाली जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में उनको अवेयर करें थ्रू दी कैंपेन्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स और अलग अलग इनिशिएटिव के माध्यम से। ठीक है, हमने पढ़ लिया नालसा क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, जिसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इसकी स्थापना होती है नालसा एक्ट ऑफ 1987 के माध्यम से। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमारे क्या डीपीएसपी है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, यानी मुफ्त में विधिक सहायता प्रदान की जाए अंडर आर्टिकल 39A। क्लियर, इसी को पूरा करने के लिए नालसा बनाया गया है। क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ज्यादा इसमें टफ बात तो नहीं की गई है। क्लियर, इसका मैंडेट क्या है, टू प्रोवाइड लीगल एड, हम बात कर चुके हैं कि विधिक सहायता प्रदान करना। और जो हमारा डिसएडवांटेज ग्रुप है, यानी जो ऐसे समुदाय जिनको की कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी कम होती है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे उनका सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर पुअर हो या उनके एजुकेशनल जो स्टेटस है वो पुअर हो, इस वजह से वो पीछे रह गए हो, तो उनको इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ कैंपेन अभियान चलाए जाएंगे, सेमिनार होंगे और इवेंट, यानी कुछ इवेंट आयोजित किए जाएंगे, जिससे क्या हो कि इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मिले सभी व्यक्तियों तक जो भी इसके योग्य हैं। अब हम बात करते हैं सारथी 1.0 की। सारथी 1.0 क्या है, ये जॉइंट एफर्ट है दोनों डिपार्टमेंट का, नालसा और एक डिपार्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। इसमें क्या होगा, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर है, या फिर हमारे विक्टिम्स हैं ऑफ एल्कोहल, यानी जो भी नशा करते हैं, शराब पीते हैं, उनके जो भी विक्टिम्स हैं, उनको सब्सटेंस अभी यानी जो ड्रग्स यूज करते हैं, उनके द्वारा जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए पर्सन्स एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग है, जो कि जो भिक्षावृत्ति है, जो भीख मांगने का एक कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम भी मान सकते हैं इसको, उसके अंदर भी लोग संलिप्त हैं, उनको बाहर निकालना। डी नोटिफाइड नॉमिनेटेड ट्राइब यानी जो गुमंतु जनजातियां हैं और अन्य समुदाय हैं, उनके लिए एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें कि उनको उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कौन कौन से एक्ट है वो आगे हम पढ़ लेंगे कि ये कुछ एक्ट चलाए गए हैं, ये भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सारथी 1.0 का इनिशिएटिव क्या है, ये हमारा सभी जानते हैं एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनको 2030 तक हमें अचीव करना है। उसके अंदर हम क्या चाहते हैं कि जो भी सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात की गई है, उसी के तहत ये कहीं ना कहीं संरेखित या अलाइंड है। ठीक है, अब इसमें कुछ कैंप लगाए जाएंगे और कुछ 5 महत्वपूर्ण अधिनियम एक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी देगी। कौन कौन सा है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, यानी जो सिविल राइट्स एक्ट 1955 का, इसकी जानकारी दी जाएगी। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का है, 1989 का, अनुसूचित जाति जनजाति का, जिसमें कि अत्याचार का निषेध है, उस अधिनियम के बारे में जानकारी दी जाएगी सभी समुदायों को। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, यानी जो माता पिता हैं और जो हमारे वृद्ध जन है, सीनियर सिटीजन है, उनके भरण पोषण के लिए भी एक कानून लाया गया था 2007 के अंदर, उसके बारे में जानकारी देना कि उनके क्या क्या अधिकार है। ठीक है, एक ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट है 2019 का, एक सबसे लास्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केंजर्स एंड देयर राइट्स और रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013, यानी जो भी खुद से मतलब अपने जो व्यक्ति माल ढोते हैं उनके सुरक्षा के लिए ये भरण पोषण के लिए कानून लाया गया था। इसके बारे में जानकारी दी जाएगी जिससे कि वो उस रेखा से बाहर आ सके। नेक्स्ट है रिसेंटली बीसीसीआई इनॉग्रेट्स नेशनल क्रिकेट अकेडमी इन, यानी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके द्वारा कहां पर किस शहर के अंदर जो है एक नेशनल क्रिकेट अकेडमी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, विच इज बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंदर इसकी स्थापना की गई है। बीसीसीआई के द्वारा बेंगलुरु के अंदर स्थापना की गई है और बीसीसीआई ने इसको बोला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र, जिसमें क्या होगा अलग अलग यानी जो स्पोर्ट्स साइंस है, खेल विज्ञान है, उसके बारे में
उसको अचीव किया जाएगा और उसके माध्यम से अलग अलग सर्विसेज दी जाएंगी किसी भी खिलाड़ी को। इसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी, इसमें होगा स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन फैसिलिटी, मतलब एक केंद्र बनाया जाएगा जिसमें कि खेल विज्ञान और चिकित्सा सुविधा है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। रिहैब सेंटर भी होगा और साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि जो क्रिकेट खेलते हैं खिलाड़ी, मतलब जो खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेट से संबंध रखते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा नहीं, जो भी खिलाड़ी ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ओलंपियंस प्लेयर हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ये स्पोर्ट्स साइंस जो सेंटर है वो हेल्प करने वाला है। ठीक है, इट विल इट विल सपोर्ट एथलीट्स इन ऑल डिसिप्लिन, यानी सभी खेल विधाओं के अंदर जो खिलाड़ी खेलते हैं उनको ये हेल्प करने वाला है। ये आपके लिए काम की बात है। अच्छा, एक आप बताइएगा बीसीसीआई जो है हमारा, इसकी स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई, देखिए एक हिंट देता हूं आपको मैं, बीसीसीआई जो है तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसके तहत तो रजिस्टर्ड संस्था है ये, बट आपको बताना है कि स्थापना कब होती है, यानी इसका एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, अगला सवाल आपके लिए, हु हैज वॉन 2024 चाइना ओपन टाइटल? रिसेंटली क्या हुआ है, चीन के अंदर हुआ है चाइना ओपन, और इसी का आपको बताना है इसका खिताब, इसका फाइनल मैच किसने जीता। चार ऑप्शन है, कार्लोस अल्कारेज और जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं, कार्लोस अल्कारेज स्पेन के हैं, हॉल्गर रून और बेन शेल्टन, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो कि यंग यंग प्लेयर हैं टेनिस के फील्ड में। आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा कार्लोस अल्कारेज है, 4 बार के ग्रैंड स्लैम विनर भी हैं और इन्होंने हराया है कि वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर और इटली खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जेनिक सिनर, इनको हराकर चाइना ओपन टाइटल का खिताब जीता है। देखिए अगर इस प्रकार के टूर्नामेंट आते हैं ना, तो आप तो ये ध्यान रखिए कि पहला जीता किसने, किसको हराया और वो किस प्लेस पर, किस स्टेडियम में या किस प्लेस पर इसका आयोजन हुआ है। क्या उस जो जिस खिलाड़ी ने ये चैंपियनशिप जीती है, क्या उसने पहले कोई टूर्नामेंट जीता? तो नहीं, जो स्पेन के कार्लोस अल्कारेज है, ये उनका पहला चाइना ओपन टाइटल टूर्नामेंट का टाइटल है। क्लियर? तो 3-4 बातें महत्वपूर्ण होती है, इतना याद कर लेंगे आप, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्रिकेट से, नाइन्थ एडिशन ऑफ द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप विल बिगिन इन, यानी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का 9वां संस्करण, 9th एडिशन जो है कहाँ शुरू होगा, यानी आज 3 अक्टूबर है और आज ही शुरू होने वाला है। ये चलेगा 3 से लेकर के 20 अक्टूबर तक। कब तक? 3 से 20 अक्टूबर। तो जो भी क्रिकेट प्रेमी है उनके लिए टूर्नामेंट चलने वाला है। और सबसे खास बात क्या होगी, जो आईसीसी का ये विमेंस टी20 वर्ल्ड कप है, इसमें पहली बार ऐसा होगा कि जितनी राशि पुरुषों को दी जाती है, मतलब जो मेल काउंटर पार्ट टीम्स है, जो जितनी राशि उनको दी जाती है ऑलमोस्ट $2.34 मिलियन के आसपास, इतनी राशि जो है इस बार महिलाओं को भी टूर्नामेंट में मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं आईसीसी का जो एक जेंडर पैरिटी का है, जेंडर इक्वलिटी की बात करें, जेंडर इंक्लूसिविटी की बात करें, उसकी ओर एक कदम है, जो कहीं ना कहीं देखा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका भी हम इसका हिस्सा मान सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा यूएई। देखिए होता क्या है, इसका आयोजन जो है ना आईसीसी टी20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का, इसका आयोजन होना था पहले बांग्लादेश में। आप सभी जानते हैं, हम सब परिचित हैं कि बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, मिलिट्री coup हुआ है, यानी सैन्य तख्ता पलट हुआ है, और इसी के चलते वहां पर मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में एक सरकार, केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है। बट उसी को देखते हुए ये टूर्नामेंट शिफ्ट किया है यूएई के अंदर, और भारत का पहला मैच होगा न्यूजीलैंड के साथ। शुरुआत कब होती है तो ध्यान रखिएगा, वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप है, इसकी शुरुआत 2009 के अंदर होती है, और जो मेंस वाला है पुरुषों का, उसकी शुरुआत होती है 2007 के अंदर। भारत ने इनॉग्रल टूर्नामेंट जीता था, और वुमेन्स का जो है शुरुआत होती है 2 वर्ष बाद 2009 के अंदर। अब तक कुल 8 बार टूर्नामेंट हुआ है, 6 बार जीता ऑस्ट्रेलिया ने और 1 बार जीता वेस्ट इंडीज ने। ठीक है, और 1 बार जीता है इंग्लैंड के द्वारा, जो कि 2009 में जीता था इनॉग्रल सेशन, और 6 बार जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के पास रिकॉर्ड है कि लास्ट टाइम लगातार 3 वर्ल्ड कप का टाइटल जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। भारत जो है अभी तक नहीं जीता है। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि भारत की टीम फाइनल खेले और ये चैंपियनशिप अपने नाम करे। क्लियर? ये सारी बात कर ली हमने, तो कहाँ होने वाला है ये होने वाला है यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात के अंदर। ये सारी हमने बात कर ली है कि 2016 का जो एडिशन भारत के अंदर हुआ था, और वहां पर जो है वेस्ट इंडीज टीम है, इसके द्वारा मैच इस टूर्नामेंट को जीता गया था। 6 बार जीता ऑस्ट्रेलिया ने, 1 बार वेस्ट इंडीज ने, 1 बार इंग्लैंड ने जीता। जो शुरुआती पहला टूर्नामेंट हुआ था वो जीता था, भारत अभी तक इसके अंदर नहीं जीत सका है। और अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि पहली बार ऐसा आईसीसी का इवेंट हो रहा है जिसमें कि महिलाओं को भी पुरस्कार जो राशि है, महिलाओं को पुरस्कार राशि पुरुषों के बराबर दी जाएगी। वो कितनी होगी? 2.34 मिलियन यूएस डॉलर, 2.34 यूएस मिलियन डॉलर। पहले क्या था, पहले मिलती थी सिर्फ $1 मिलियन, यानी पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था किसको हराकर,
दक्षिण अफ्रीका को हराकर, तब उन्हें कितनी राशि मिली, $1 मिलियन, और अब मिलने वाली है कितनी, $2.34 मिलियन। तो कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं, तो उसको अचीव करने की तरफ आईसीसी का एक कदम माना जा सकता है। रिसेंटली जन स्वराज पार्टी इज लॉन्च बाय, देखिए हुआ क्या हाल ही में, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, यानी राजनीतिक रणनीतिकार हैं, उनके द्वारा एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी। आपको बताना है इनमें से कौन से वो व्यक्ति हैं। थोड़ा हिंट आपको मिल चुका होगा कि यानी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट कौन, इनमें से एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि हैं प्रशांत किशोर जी। ठीक है, इन्होंने पहले बीजेपी के लिए काम किया, कांग्रेस के लिए भी काम किया, और अब इन्होंने बिहार के अंदर जो है 2025 में होने वाले इलेक्शंस, कब होने वाले हैं, 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शंस से पहले, बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले इन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, और इन्होंने बोला है कि जितनी भी लगभग 243 या 244 सीटें हैं उसमें ये भाग लेने वाले, आई गेस 243 सीट्स हैं बिहार में, उन सभी सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। दो नाम आपके सामने और पहचाने होंगे, तेज प्रताप यादव जी, इनका संबंध क्या है, बिहार से और आरजेडी के हैं, आरजेडी से बिलोंग करते। जयंत चौधरी जी का नाम सुना होगा आपने, उदयनिधि स्टालिन, इनका नाम इसलिए न्यूज में रहा है बिकॉज अभी क्या हुआ, तमिलनाडु के अंदर वहां के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन है, उन्होंने अपने बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, इनको बनाया है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। क्या बनाया है, डेप्यूटी सीएम ऑफ तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के बने हैं उप मुख्यमंत्री कौन, उदयनिधि स्टालिन, जो कि एम के स्टालिन के बेटे हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट यानी राजनीतिक रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, और अब बन गए ये बन गए पॉलिटिशियन, राजनेता बन चुके हैं, इन्होंने पार्टी लॉन्च की है। इनका और इनका मानना है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 वाज हेल्ड इन व्हिच कंट्री, यानी विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप का 9वां संस्करण जो 2024 में हुआ है, ये किस देश के अंदर आयोजित किया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, जापान और मलेशिया। देखिए राइट आंसर जो होगा ना वो होगा ब्रुनेई। ब्रुनेई की जो कैपिटल सिटी है बंदर सेरी बेगवान, वहीं पर इसका आयोजन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम, बंदर सेरी बेगवान ब्रुनेई दारुसलम 2024, जिसमें हुआ है 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप। और इसकी बात, ये अच्छी बात ये है कि इसके अंदर भारत को पहली बार एक मेडल मिला है, वो हम आगे पढ़ लेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ये कहां पर हुआ है, बंदर सेरी बेगवान, जो कि कैपिटल सिटी किसकी, ब्रुनेई की। ब्रुनेई कहां पर स्थित है, ये हम पढ़ चुके हैं, पैसिफिक ओशन के अंदर प्रशांत महासागर में स्थित है ब्रुनेई देश। जब हमने पढ़ा था आसियान पढ़ा था, तब पढ़ा है। जब हमने तुवालू और माइक्रोनेशिया पोलिनेशिया कंट्रीज पढ़ी, तब भी हमने ब्रुनेई का नाम वहां पर देखा था। क्लियर, तो 9th जो 9वां वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप है, इसका आयोजन हुआ है बंदर सेरी बेगवान ब्रुनेई के अंदर, और ये हुआ है 22 से 30 सितंबर तक। भारत को मिले हैं कुल 7 मेडल, 2 तो मिले हैं गोल्ड मेडल, एक मिला है सिल्वर, और 4 मिले हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो हमारे लिए क्या काम की बात है, हमें मिले हैं, भारत को मिले हैं 7 मेडल्स, ये आपके लिए काम की बात है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के खिलाड़ी हैं आर्यन नाम के, इन्होंने जीता है इसके अंदर गोल्ड मेडल एट दी जूनियर वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप। ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं आर्यन, जिन्होंने की 48 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में चीन के खिलाड़ी को हराकर पहला गोल्ड अचीव किया है इन दी वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप। ये आप याद रखिए, जब भी कोई ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट हो जिसमें कि भारत को पहली बार उस इवेंट में पदक मिला हो, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, राइट। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सवाल बनने के चांस वहीं से बनते हैं। और ये इवेंट कहाँ हुआ है, ये पूरा टूर्नामेंट हुआ है बंदर सेरी बेगवान, जो कि ब्रुनेई की कैपिटल है। क्लियर, 2 हमने गोल्ड की बात कर ली है, एक सिल्वर मिला है और 4 मिला है ब्रॉन्ज मेडल। हम आर्यन जी का नाम याद रखिए, मिस्टर आर्यन है, ये भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने अचीव किया। भारत की ओर से 24 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगर हम बात करें इस इवेंट के बारे में, जो वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप है, इसका पहली बार आयोजन हुआ था 2006 के अंदर। ये हुआ था मलेशिया के अंदर, कुआलालंपुर में। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, वहीं पर इसका आयोजन हुआ था। और तब से 2006 से लेकर अब तक हर 2 साल के अंदर एक बार आयोजन होता है। भारत की ओर से आर्यन पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने की 48 केजी वेट कैटेगरी के अंदर चीन के खिलाड़ी को हराकर पहली बार जीता है गोल्ड, राइट। अच्छा, एक सवाल अच्छा आपके लिए आज, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज इनॉग्रेटेड ऑक्सीजन बर्ड पार्क, यानी ऑक्सीजन बर्ड पार्क जिसे कहा गया है अमृत महोत्सव पार्क, इसका उद्घाटन हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उनके द्वारा किया गया। आपको बताना किस प्लेस पर हुआ है। तो नागपुर, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, 4 प्लेसेस हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो नागपुर होगा, NH 44 है, उसके साथ ही उसके सहारे पर इसको बनाया गया है।
तो रिसेंटली क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज है के द्वारा ऑक्सीजन बर्ड पार्क या कह लीजिए अमृत महोत्सव पार्क, इसका उद्घाटन हुआ है नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर। ये कहाँ बनाया गया है? तो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, ये कब बना था? अगर हम बात करें थोड़ी इसकी, ये बना था 1988 में, एनएचए एक्ट पास हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना होती है अधिनियम के द्वारा 1988 के अंदर, और इसी के तहत चला था 1998 में एक प्रोग्राम, इसका नाम है नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, एनएचडीपी, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, यह कह लीजिए नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत होती है कब? 1998 के अंदर। फिर हमने बनाए थे अलग अलग 4 लेन हाईवेज, जिसे कहा जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, वो इसी के बाद शुरू होती है, और एनएचए की स्थापना होती है 1988 के अंदर। ये आपके लिए इतना ही काम का है। वर्तमान के अंदर मिनिस्टर कौन है? रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कौन है? वो हमारे हैं मिस्टर नितिन गडकरी जी। ठीक है, तो इन्होंने कहां बनाया? ये बनाया NH44, जो जोड़ता है किसको? नागपुर हैदराबाद को, यानी नागपुर हैदराबाद जो नेशनल हाईवे 44, उसके सहारे इसको बनाया गया, किसको? ऑक्सीजन बर्ड पार्क या अमृत महोत्सव पार्क को। अब इसमें क्या किया गया है? इसमें लगाए गए फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, यानी ऐसे पेड़ जो कि जल्दी ग्रो करते, जल्दी बड़े होते हैं। अब जल्दी बड़े होंगे तो ज्यादा मात्रा में CO2 कंज्यूम करेंगे और ऑक्सीजन हमें अधिक मात्रा में देंगे। सेकंड है कि these are designed to mimic natural ecosystem, जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, पर्यावरण होता है, इकोसिस्टम होता है, उसको शोकेस करने के लिए, उसको मिमिक करने के लिए, उसको बिल्कुल हूबहू वैसा बनाने के लिए इसको बनाया गया, जिससे क्या हो, वहाँ की लोकल स्पीसीज, यानी आप देखिए अगर हाईवेज बनते हैं तो क्या होता है, बड़ी मात्रा में होता है कंस्ट्रक्शन, बड़ी मात्रा में पेड़ काटे जाते हैं। अगर हम ट्री प्लांटेशन नहीं करेंगे तो जो लोकल वहाँ के स्पीसीज है बर्ड्स की, वो कहाँ जाएगी? कहीं ना कहीं उनका हैबिटाट लॉस होता ही है। उनको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए हमने ये प्लान बनाया, और इसके तहत हमने ये पार्क डेवलप किया है। इट एम्स टू प्रिजर्व रेयर एंड एंडेंजर्ड ट्री स्पीसीज, यानी कुछ ऐसे प्रजातियां पेड़ों की जो कि भारत में मिलती है, मुख्यतः उसी जगह पर मिलती है, तो उनको दोबारा से करना है, सुरक्षित करना है और उनका कंजर्वेशन करना है, जैसे कि वल्नरेबल इंडियन बील, तुमकराया, और एंडेंजर्ड येलो फ्लेम जो है, जंगल की आग बोलते हैं, येलो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की पीली आग, इस प्रकार के पेड़ जिनका नाम होगा लोकल नाम, उनको वहां पे ग्रो किया जाएगा, जिससे कि बड़ी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाए, पोल्यूशन कंट्रोल रहे, जो बर्ड्स और लोकल स्पीसीज है, बर्ड्स और ट्री की अलग अलग लोकल स्पीसीज है, उनको भी प्रिजर्वेशन कर पाए। कुछ और बातें इसके बारे में कि लोटस लिली पैड पॉन्ड, रीड बेड, बैम्बू और पाम प्लांटेशन है, इनका भी, यानी ताड़ के पेड़, इनका भी प्लांटेशन किया जाएगा। अब कुछ न्यूज आपके लिए काम की है। तो पहली न्यूज आपके लिए आती है आयुष से, यानी आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट, ये हुआ है 2024 का। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, आप सभी जानते हैं, आयुष जो मंत्रालय है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो गठन हुआ था कुछ समय पहले, 2000 आई गेस 2019 के आसपास इसका गठन हुआ था। तो आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट है, इसका हाल में आयोजन किया गया है। ये क्यों हुआ है? हम चाहते हैं जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है, कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, मॉडर्न मेडिसिन टेक्निक्स हैं, इसी के साथ हम अलाइन करें किसको? आयुष। आयुष मतलब क्या है? आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, सिद्धा, इस प्रकार की अलग अलग 5 पद्धतियां हैं, चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनको हम जोड़ते हुए क्या करें? ट्रीटमेंट करें। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा भी अलग अलग गाइडलाइन जारी कर दी गई है ऑलमोस्ट। अब हमारे लिए काम की बात क्या है? ये जो आयोजन हुआ है आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट, इसकी थीम क्या थी? ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष, यानी आयुष में वैश्विक एक संरेखित करना, सो एक करना, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, यानी जो चिकित्सा मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के माध्यम से जो हमारी स्वास्थ्य और हेल्थ यानी स्वास्थ्य और वेलनेस यानी कल्याण, स्वास्थ्य और कल्याण को बदलना, उसमें परिवर्तन करना, मतलब किस प्रकार से हमारा आयुष जो है हमारी हेल्थ और वेलनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसी की सारे थीम पर हमारे ये समिट का आयोजन हुआ है। ये किसने किया है? ये हुआ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन हुआ है, अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी पर्यटन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इसका आयोजन किया गया। कुछ इसमें स्टेक होल्डर भी, अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग। ठीक है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि इंडिया की जो पोजीशन इन दी मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, यानी आपने नाम सुना होगा मेडिकल टूरिज्म, यानी कुछ लोग क्या होता है भारत से बाहर, ऐसे विदेशी लोग जो कि भारत में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं,
अगर हम उनको आयुष पद्धति के माध्यम से ट्रीटमेंट देंगे तो क्या होगा, इसमें इंडिया का एक्सेल भी हमारे पास है। तो ओल्ड एज जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, जो हमारी चिकित्सा प्रणाली है, ओल्ड एज जो मेडिसिनल ट्रेडिशंस है, ये हमारे पास प्रिजर्व है। हम चाहे तो इनका एडवांटेज उठा सकते हैं इसके माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से। इसमें क्या कौन कौन सी मेडिसिन आती है आयुष में? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। और अब सबकी बात करें सारी, तो इसमें क्या है ना कि सर्वाधिक जो यूज होता है ना वो किसका होता है? आयुर्वेद का होता है। ऑलमोस्ट 80% जो ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद के माध्यम से होता है इन दी आयुष सिस्टम। क्लियर? तो पहली अगर हम बात करें, ये हमने पढ़ा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट का आयोजन मुंबई के अंदर, इसके बाद दिल्ली, इसके बाद होगा भुवनेश्वर में, और इसका अंत होगा एक फिनाले के साथ। फाइनल मैच, फाइनल कंपटीशन होगा, वो कहाँ होगा? कंपटीशन तो नहीं कर सकते, इसका जो अंतिम आयोजन होगा वो कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर होने वाला है। और हमारा लक्ष्य क्या है कि 1 करोड़ परिवारों को जोड़ा जाए अंडर दी देश का प्राकृतिक परीक्षण, देश का प्राकृतिक परीक्षण, घर घर तक आयुर्वेद, ऑन दी ओकेजन ऑफ आयुर्वेद डे, यानी आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य पर 1 करोड़ परिवारों को जोड़ा जाएगा अंडर द थीम ऑफ देश का प्राकृतिक परीक्षण, घर घर तक आयुर्वेद। इस प्रकार की थीम के साथ लोगों को जोड़ने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्ट निकल के काम सामने आते हैं, ये आपके लिए काम के हो सकते हैं, चाहे एग्जाम में पूछे जाए ना पूछे, बट आपको पता होना चाहिए। आपको मतलब इसकी आयुष जो पद्धति है, आयुष सिस्टम, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें रूरल एरियाज की, यानी कि कितने लोगों को इसके बारे में पता है, तो ऑलमोस्ट 87 से 99% अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग है। अगर अरुणाचल प्रदेश की छोड़ दें जहां पर 77% लोग ही अवेयर हैं आयुष पद्धति के बारे में, अगर और राज्यों की बात करें वहां पर कितना परसेंटेज है? 87 से लेकर 99% तक, मतलब लोगों को इसके बारे में जानकारी है, बट वो ट्रीटमेंट लेते नहीं है, और क्योंकि इसमें समय लगता है, थोड़ा बहुत अधिक समय लगता है। नेक्स्ट हम बात करें अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों की, तो लगभग 86% जो राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं वहां के लोग इस पद्धति के बारे में अच्छी तरह से परिचित हैं। और ध्यान रखिएगा 86% से ही ज्यादा ट्रीटमेंट जो है इस आयुष सिस्टम में आयुर्वेद के द्वारा ही होता है। ठीक है, सबसे जो मेजर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो आयुर्वेद पद्धति के द्वारा ही ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, एक हमारे पास फैक्ट काम का है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बीमा क्षेत्र का बीमा क्षेत्र, जो भी बीमा कंपनियां चलती है भारत में, चाहे वो, ठीक है, तो उनको रेगुलेट कौन करता है? वो करता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विनियामक एवं भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। ठीक है, IRDAI, इसके द्वारा 2024 में 1 अप्रैल को ही गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें कहा गया है जो भी हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनीज है वो अपने ग्राहक को ये बताएं कि हम जो है आयुष पद्धति के अंदर भी आपको इंश्योरेंस देंगे, along with the एलोपैथी एंड अदर मेडिसिनल टेक्निक्स। यानी अभी आप सभी जानते हैं कि लगभग ट्रीटमेंट किस में होता है? एलोपैथी के अंदर होता है। अगर हमें आयुष को बढ़ाना है, आयुष को बढ़ावा देना है, तो जो बीमा कंपनियां हैं वो हमारे आयुष का ट्रीटमेंट भी कवर करे, जो कि अब तक नहीं होता था। तो वो लगभग 49 कंपनीज के द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज आती है अपॉइंटमेंट से लेकर, एम वी श्रेयांश कुमार, ये कौन है? ध्यान रखिएगा, इन्हें बनाया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। INS क्या है? भारत के अंदर जितने भी अखबार हैं, मैगजीन्स हैं, या हमारे अलग अलग पीरियोडिकल्स हैं जो पब्लिश होते हैं, इनको मैनेज कौन करता है? इट इज मैनेज बाय द अंडर द सुपरविजन ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। यदि आपको थोड़ा भी याद है, जुलाई के मंथ में हमने न्यूज पढ़ी थी, मुंबई के अंदर इनका जो एक ऑफिस हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में इसका एक ऑफिस है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक डेस्क ओपन की गई थी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के बारे में। इसकी स्थापना होती है वैसे तो 1927 में हुई थी, बट आफ्टर उसके बाद जो 1939 के अंदर होती है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। तो जितने भी न्यूज़पेपर हैं, हमारे मैगजीन्स हैं, जो जिनका प्रकाशन होता है, उसके लिए एपेक्स बॉडी कौन सी है? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। और इन्हें बनाया गया है, MV श्रेयांश कुमार जी को इसका बनाया गया प्रेसिडेंट चुने गए। नेक्स्ट न्यूज आती है प्रवीण जय विक्रमा की। ये खिलाड़ी हैं जिनको हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर ICC का? तो दुबई के अंदर है, UAE के अंदर। ये पहले यूरोप में था, बट उसके बाद जो इसको ट्रांसफर कर दिया गया फॉर दी, क्योंकि क्या होता है UAE के अंदर बहुत कम टैक्स लगता है, इसीलिए ICC का हेडक्वार्टर दुबई के अंदर शिफ्ट किया गया। और ICC ने क्या किया है, श्रीलंका के प्लेयर हैं जिनका नाम है प्रवीण जय विक्रमा, इनको बैन किया 1 साल के लिए, और एंटी करप्शन कोड, यानी इन्होंने क्या किया है, एंटी करप्शन कोड के तहत इन्होंने अपने कुछ एलिगेशन स्वीकार हैं, इसके चलते इनको 1 साल के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है
17th इंडिया जर्मनी MCSG मीटिंग, ये क्या हुई है? जर्मनी के अंदर बर्लिन शहर है, वहां पर मीटिंग होती है इंडिया जर्मनी मिलिट्री कोऑपरेशन सब ग्रुप। यानी इसमें क्या है, भारत और जर्मनी के मध्य जो भी हमारा सैन्य समझौते होते हैं, मिलिट्री कोऑपरेशन है, सैन्य सहयोग है, उसको बढ़ावा देना और अलग अलग इनिशिएटिव के माध्यम से दोनों देशों के मध्य किस प्रकार कोऑपरेशन इंक्रीज कर पाए, ये मीटिंग हुई। ज्यादा खास बात इसकी है नहीं, आपको पता होना चाहिए कहाँ हुई है, ये हुई है बर्लिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट गुलवीर सिंह, ये स्पोर्ट्स पर्सन हमारे लिए काम के हैं, इनका सवाल आपसे पूछने की संभावना बनती है क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो पर, डीडी न्यूज पर काफी इनका नाम चर्चा में रहा है। 26 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर जो कि जापान में आयोजित हुआ है, इसमें पुरुषों की 5000 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल अचीव किया है। क्या किया है? गोल्ड मेडल अचीव। और इन्होंने अपनी रेस जो है उसमें एक नेशनल रिकॉर्ड भी सेट किया है। हालांकि कुछ सेकंड, लगभग 41 सेकंड के आसपास से ये ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे इस वर्ष, बट इन्होंने दोबारा से नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है। ठीक है, किसमें? 5000, पुरुषों की 5000 मीटर रेस, यानी 5 किलोमीटर की रेस है, और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड सेट किया 13 मिनट और लगभग 11.82 सेकंड्स का। क्लियर? अच्छा, आज के क्वेश्चन हम पढ़ें उससे पहले एक न्यूज आपके लिए काम की है, जिसमें एक न्यूज निकल कर आती है जो कि है इससे करंट अकाउंट डेफिसिट। आप सभी जानते होंगे करंट, अगर आपने इकोनॉमी का बेसिक पार्ट पढ़ा है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट इसे बोलते हैं चालू खाता घाटा। आपने सुना होगा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, जिसमें क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। यानी अगर मान लीजिए किसी सरकार की इनकम जो है वो खर्चे से कम हो, मींस हम बात करें किसकी? फिस्कल डेफिसिट की, राजकोषीय घाटा। ये क्या होता है? नाम से पता पड़ रहा है, राजकोष में घाटा। राजकोष में घाटा कब होगा? जब राजकोष के अंदर पैसा कम होगा। और पैसा कब आएगा? जब पैसा कैसे कम हो सकता है? जब सरकार की इनकम क्या हो? कम हो। मतलब क्या है? रेवेन्यू यानी राजस्व जो है वो लेस देन हो एक्सपेंडिचर के, यानी खर्चे अधिक हो कमाई कम हो, तब क्या होता है? राजकोष में घाटा होता है। आप घर की बात करें, आपकी फैमिली में घाटा, फैमिली के अंदर बिजनेस में घाटा कब होगा? किसी बिजनेस में घाटा कब होगा? जब इनकम तो कम हो और उससे खर्चे ज्यादा हो। सेम सरकार के साथ, सरकार तो ऐसा है नहीं कोई कंपनी चला रही है, सरकार भी क्या करती है? टैक्स लगाती है, अलग अलग सोर्स से पैसा इकट्ठा करती है। तो सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है, अगर रेवेन्यू का अमाउंट कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा, खर्च ज्यादा है, तो क्या होगा? सरकार को घाटा होगा, उसे बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। क्लियर? तो वैसे क्या होता है, एक हमारे पास, ये तुमने बात की डोमेस्टिक कंटेक्स्ट में कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर क्या होता है? एक बुक कीपिंग सिस्टम हमारा, एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? भुगतान संतुलन। ये होता क्या है? देखिए, जब भी कोई देश अन्य देशों के साथ व्यापार करता है, मतलब इंपोर्ट भी करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा, उसका सारा रिकॉर्ड कहाँ होगा? वो रिकॉर्ड रखा जाएगा इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। कहां पर? नहीं, मतलब क्या होगा? ये बुक कीपिंग सिस्टम हमारा हो गया। खाता बही होती है ना, बिल्कुल नॉर्मल टर्म के अंदर आप इससे समझिए, बुक कीपिंग सिस्टम है कि भारत के द्वारा कितना, तो कितने अमाउंट के अंदर डेटा, कितने अमाउंट की कमोडिटीज जो है इंपोर्ट हुई है, कितने अमाउंट की कमोडिटी एक्सपोर्ट करी है। हुआ क्या है, रिसेंटली करंट अकाउंट डेफिसिट स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, लगभग कितना पहुंचा है? तो ये हो गया 9.7 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, पहले 8.9 था, कुछ बढ़कर ये इतना ही कुछ हुआ है, ऑलमोस्ट जीडीपी का 1.1% के आसपास हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? देखिए, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन का, भुगतान संतुलन जो है इसका एक पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम व्हिच मेंटेन्स द डेटा रिगार्डिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ अ कंट्री व्हिच फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक देश के द्वारा जो व्यापार होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है हमारा करंट अकाउंट। कौन सा होता है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का सारा लफड़ा है। कैसे? जो करंट अकाउंट है
इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा गुड्स का, जिसे हम कहते हैं विजिबल यानी दृश्य, एक होता है हमारा इनविजिबल यानी सर्विसेज। ये पहला जो पार्ट इसका है करंट अकाउंट का, ठीक है, इसमें क्या है, एक आता है हमारा गुड्स आती हैं जिसे बोलते हैं विजिबल पार्ट। इसमें क्या होगा, जो भी भारत के द्वारा जो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, उसमें कितने अमाउंट का गुड्स या कितने अमाउंट की कमोडिटीज हम ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका सारा रिकॉर्ड का मेंटेन होता है इस विजिबल पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट है इसका इनविजिबल यानी अदृश्य पार्ट। इसमें क्या होता है, सर्विसेज यानी ऐसी चीजें जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, टच नहीं करते, वो क्या होती है सर्विसेज, लाइक एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस, फाइनेंस, अलग अलग सर्विसेज है, वो कहाँ पर आती है, इसके अंदर इनविजिबल पार्ट के अंदर। और ध्यान रखिएगा, भारत को घाटा कहाँ होता है, भारत को मेन घाटा होता है इस वाले पार्ट में, इसमें गुड्स या विजिबल पार्ट के अंदर। यहाँ पर हम इतने नुकसान में नहीं, ज्यादा नुकसान हमें कहाँ मिलता है, गुड्स या विजिबल पार्ट के अंदर। तो सारी बात हमारी करंट अकाउंट की, ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। और दूसरा पार्ट होता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यानी पूंजीगत खाता। अब इसमें क्या है, तीन कंपोनेंट इसके। तो पहला तो है लोन, इन्वेस्टमेंट, थर्ड है बैंकिंग। देखिए लोन का मतलब क्या होगा, भारत सरकार जो अन्य जैसे अलग 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 जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, उनसे जो लोन लेगा वो कहाँ पर आएगा, इस वाले सेगमेंट में। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होगा, जिस प्रकार आप जानते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई हैं, और एफडीआई, वो कहाँ पर आते हैं, इस सेगमेंट में आते हैं, बैंकिंग में आते हैं। तुम्हारा रेमिटेंस आता है, वो भी इसी के अंदर आता है, क्लियर। रेमिटेंस, सॉरी, यहाँ रेमिटेंस आता है इसमें सेवाओं के अंदर या इनविजिबल पार्ट के अंदर। यहाँ आता है हमारा रेमिटेंस, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांसफर आ रहा है, ट्रांसफर पेमेंट होगा, वो कहाँ पर आएगा, इनविजिबल पार्ट के अंदर आएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसमें भारत का नुकसान कहाँ होता है, इस वाले सेगमेंट में, विजिबल पार्ट में। जब क्या करते हैं, चीन से, अमेरिका से अलग अलग चीजें आयात करते हैं, तो क्या होता है, इसका नुकसान झेलने को पड़ता है। अब इसका नुकसान सबसे बड़ा क्या होता है, देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट का, इसका मतलब ये है, ये कब हो सकता है, या तो डॉलर की रेट बढ़ जाए। मान लीजिए जब डॉलर जो है, $1 के अंदर, $1 परचेस करने के लिए 80 रुपए की जरूरत थी। अगर मान लो डॉलर एप्रिशिएट हो जाए एंड जो डॉलर की वैल्यू है, डॉलर का जो कीमत है वो बढ़ जाए, वो कितनी हो जाए, अब $1 प्राप्त करने के लिए देने पड़े किसी व्यक्ति को 100 रुपए, उससे क्या नुकसान होगा, हमारे इंपोर्ट ज्यादा खर्च महंगे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन आता है 100 रुपए का, और पहले उसे खरीदने के लिए भारत की कंपनी खर्च करती $1, $1 खर्च करती है। अब वही पेन, मतलब डॉलर महंगा हो गया, या भारत की जो इंडियन करेंसी है वो डिवेल्यूएटेड, डेप्रिशिएट हो गई, उसका अवमूल्यन हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, वही पेन अब कितने का पड़ रहा है, $150 का, मतलब $1.5 यानी $1.5 में आधा डॉलर जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, हमारा इंपोर्ट महंगा हुआ, इंपोर्ट महंगा हुआ तो हमने क्या पढ़ा है कि हमारा इंपोर्ट कहाँ पर आता है, करंट अकाउंट के विजिबल पार्ट में। और जैसे ही क्या होगा, अगर जिस चीज के लिए पहले 100 रुपए खर्च करने थे, अब कितने करें, $150, मतलब पेन घाटा हो रहा है हमारे को, इसी को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। बिल्कुल लेमन टर्म में समझाया गया आपको, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको मेनली समझना ही है बस इसको कि होता क्या है, क्लियर। एक पहला सवाल आपके लिए आज, मारबर्ग वायरस जो है न्यूज में क्यों हो रहा है और पहली बार किस कंट्री में देखा गया था, ठीक है। ये यूरोपियन कंट्री है, वहां पर 1967 के अराउंड 67-68 में पहली बार जो है मारबर्ग वायरस हुआ था। आई गेस मंकी वगैरह से हुआ था, तो कोई व्यक्ति जब अंदर लेकर आया था, उससे प्लेस पर हुआ था, इसी का नाम मारबर्ग है। और ये आपको बताना है कि ये वायरस जब न्यूज में क्यों है। सेकंड है वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस जो है, ये हम किस दिन मनाते हैं, पहला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, आयरन डोम जो है किस देश का डिफेंस सिस्टम है। देखिए न्यूज में इसलिए आयरन डोम जो है बहुत न्यूज में, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं हम, तो आयरन डोम आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, मिडिल ईस्ट जो हमारा मध्य पूर्वी एशिया है, वहीं से इसका संबंध है। फोर्थ है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम जो है हाल ही में किस देश के अंदर लॉन्च हुआ है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम लॉन्च इन विच कंट्री, यानी किस देश में हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम की शुरुआत या इसका लॉन्च किया गया है। तो चार सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, इनको अपने एंड पर ट्राई अटेम्प्ट करने का ट्राई करिएगा,
और यदि हमारी क्लास अच्छी लगती तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करें। हम कोशिश करेंगे कि जो कंटेंट हम बना रहे हैं इसको और इम्प्रोवाइज कर पाएँ आपके अलग-अलग सुझावों के माध्यम से। और मिलते हैं अगली क्लास में कल, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस।